मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग काफ़ी लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर एक दूसरे से रूबरू हुए हैं। परीक्षाएं चल रही थी, इसलिए आपके कक्षाओं में कुछ व्यवधान आ गए, लेकिन एक बार फिर हम लोग एक दूसरे के साथ हैं और नए चैप्टर के साथ आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है अंग्रेजों और सिंध के बीच संबंध और इस संबंध का जो परिणति होती है वह अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त करके अंग्रेजी साम्राज्य में विलय के रूप में। लेकिन शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि एक बराबर की संधि करते हैं और कालांतर में किस प्रकार वो उस पर अपना अधिकार जमाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंध है कहाँ पर। सिंध भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह सिंध जो भारत के राष्ट्रीय गान में है, पंजाब सिंध जिसकी हम बात करते हैं, वह आज पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। इसी सिंध के बारे में पढ़ेंगे। मुगलों के पतन के पश्चात यह सिंध प्रदेश, सिंध नाम सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है। सिंधु नदी की स्वाभाविक है, सिंधु से सटा हुआ क्षेत्र सिंध प्रदेश कहलाया। तो मुगलों के पतन के पश्चात सिंध प्रांत स्वतंत्र हो चुका था। क्योंकि मुगल औरंगजेब के बाद धीरे धीरे पतन की राह पर चले गए थे। इनके जो भी शासक आ रहे थे वह कमजोर शासक आ रहे थे, जो प्रशासन संभाल नहीं पा रहे थे। तो 1768 ईस्वी में मुगलों के पतन के दौरान सिंध स्वतंत्र हो गया। यहां पर तालपुर परिवार का शासन हो गया। ये शासक अमीर के रूप में जाने जाते थे। ये अमीर तीन खास थे: हैदराबाद, खैरपुर और ताजपुर। हम देखते हैं हैदराबाद कहाँ है। ये देखिए हैदराबाद यहाँ पर, ताजपुर यहाँ पर और ये पीरपुर खास। यही सिंधु नदी है। यही सिंधु नदी जो कि हम लोग भारत की पहचान के रूप में इसी सिंधु नदी के नाम पर भारत का नाम हिंदू और हिंदुस्तान पड़ा। इसी इंडस नदी के नाम पर भारत का नाम इंडिया पड़ा है। तो इसी का जो क्षेत्र है सिंध प्रदेश या राजस्थान के सटता हुआ क्षेत्र, यहां पर अमीरों का शासन था, जिसमें हैदराबाद के अमीर, खैरपुर के अमीर और मीरपुर के अमीर। लेकिन इन सबों में खैरपुर के अमीर का थोड़ा सी स्थिति ऊंची थी, सुपीरियर थी, अतः इनका अन्य दो अमीरों पर प्रभाव था। सिंध प्रदेश का भौगोलिक, सामरिक और राजनीतिक तीनों महत्व था। भौगोलिक दृष्टिकोण से सिंध प्रदेश जब हम देखते हैं कि यहां पर सिंधु नदी के माध्यम से तमाम क्षेत्रों में वाणिज्य और व्यापार के लिए मार्ग जाते थे। भौगोलिक दृष्टिकोण से खैबर दर्रा, बेलन दर्रा के माध्यम से अफगानिस्तान जाया जा सकता था। ये क्षेत्र राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। राजनीतिक दृष्टिकोण से यहां से मुल्तान,
यहाँ से अफगानिस्तान और यहाँ से पंजाब विजय का रास्ता अंग्रेजों के लिए खुलता था, क्योंकि नदी के मार्ग से जाना बहुत आसान था। और यही सिंध में कराची नामक बंदरगाह है, जहाँ से अंग्रेज वाणिज्य और व्यापार कर सकते थे, क्योंकि हम अंग्रेज उस वक्त वायुयान तो थे नहीं, हम वायुमार्ग तो था नहीं, तो सामरिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से कराची का बहुत ज़्यादा महत्व था, बंदरगाहों का बहुत महत्व था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामरिक दृष्टिकोण से भी और भौगोलिक दृष्टिकोण से महत्व था। राजनीतिक दृष्टिकोण से हम पाते हैं कि इन तमाम क्षेत्रों पर अगर अधिकार कर देता है तो इसे सेंट्रल एशिया के जाने वाले मार्गों पर, अफगानिस्तान पर नियंत्रण रखने पर, और पंजाब में जब रंजीत सिंह शासन कर रहे थे उस क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए बहुत महत्व का चीज था। इसी महत्व को लेकर के उधर रंजीत सिंह, जो कि पंजाब में तमाम सिख मिसलों पर विजय प्राप्त कर एक वृहद पंजाब राज्य की स्थापना कर चुका था, उसकी निगाह भी सिंध राज्य पर थी। दूसरी तरफ अंग्रेज चाहते थे कि वह अफगानिस्तान पर अपना अंकुश बनाए रखे, क्योंकि उस वक्त एक खतरा मंडरा रहा था नेपोलियन का, जिसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। लॉर्ड मिंटो 1807 से लेकर 1813 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल रहे। उन्होंने सिंध के महत्व को बारीकी से समझा, क्योंकि सिंध के उसके लिए भविष्य में काफी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता था, और इस यही उद्देश्य से उसने सिंध के साथ संधि करने का इरादा रखा। तभी जैसा कि मैंने अभी बताया था कि यूरोप में नेपोलियन विजय अभियान पर विजय अभियान किया जा रहा था। नेपोलियन विश्व विजय की कामना रखने लगा था। उसने तिलसित की संधि की, और इस तिलसित की संधि रूस के साथ एक संबंध बनाया, और रूस और यूरोप का मिला-जुला शक्ति, मिली-जुली शक्ति अंग्रेजों पर बहुत भारी पड़ सकती थी। इन खतरों को भांपते हुए उसने सिंध के अमीरों के साथ संधि करने की सोची, और उसने इतना ही नहीं, अपने अभियानों को उन तमाम क्षेत्रों में भेजा जहां से वह उन विदेशियों को रोक सकता था, जैसे पंजाब में, सिंध में, ईरान में, अफगानिस्तान काबुल में, जहां अफगानी शासन शाह शुजा था, और इन सब के साथ उसने संबंध बनाने का निश्चय किया। 1808 ईस्वी में एक संधि हुई सिंध के अमीरों के साथ। यह संधि बराबरी के दर्जे पर हुई, लेकिन इसके पहले भी एक 1801 में सिंध के अमीरों के साथ एक संधि हुई थी। इसमें सिंध के अमीरों को यह निवेदन किया गया था इस संधि के साथ कि वो फ्रांसीसियों को अपने यहाँ किसी भी तरह का प्रश्रय नहीं देंगे, यहाँ तक कि फ्रांसीसियों को वहाँ सिंध में आने भी नहीं देंगे। और इसी को मजबूती प्रदान करने के लिए वह 1808 में संधि किए, लेकिन इसके साथ साथ उसने यह भी कहा कि वो किसी भी आक्रमणकारी को जो बाहर से, जिसकी आशंका बनी हुई थी विशेष रूप से यूरोप से और रूस से, उन्होंने कहा कि किसी भी आक्रमणकारी को अपने राज्य से गुजरने नहीं देंगे। और इस तरह के 1808 में अंग्रेजों और सिंध के अमीरों के इसके साथ संधि हुई। 1815 ईस्वी में लेकिन परिस्थितियां बदल गई। नेपोलियन वाटरलू के मैदान में बुरी तरह पराजित हुआ
और नेपोलियन के पराजय के साथ ही यूरोप की राजनीतिक स्थिति भी विपरीत हो गई। राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हो गया। फ्रांस का इंग्लैंड के साथ दुश्मनात के कई कारण थे। एक तो व्यापारिक मुद्रा था, दोनों अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे, दोनों अपने माल बेचना चाहते थे। दूसरा एक धार्मिक था, दोनों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो क्रिश्चियन उपजातियों को लेकर के अक्सर झंझट हुआ करते थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए ब्रिटिश ने 1820 में एक बार इस संधि की पुनरावृत्ति की। सिचुएशन बदल चुका था, नेपोलियन का पतन हो चुका था, लेकिन अब अमेरिका को उन्हें खतरा था। अमेरिका को भी उन्होंने रोकने के लिए सिंध को कहा कि अब किसी भी यूरोपियन के साथ साथ अमेरिकन भी सिंध में नहीं आएंगे। 1828 से 35 ईस्वी के बीच में लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्षमा कीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1825 में बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया। उसने पूरे ही इस क्षेत्र का, सिंध का और पंजाब का उन्होंने अच्छे से सर्वेक्षण किया और 1831 ईस्वी में रंजीत सिंह के राज्य में रोपड़ नामक के स्थान पर वह रंजीत सिंह से मिला। एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था, जहां पर विलियम बेंटिक और रंजीत सिंह मिले थे। इसी भव्य दरबार में रंजीत सिंह ने विलियम बेंटिक को एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव के अनुसार उसने कहा कि सिंध पर दोनों आक्रमण करके विजय कर लें और इसे आधा आधा आपस में बांट दें। लेकिन बेंटिक ने इस प्रस्ताव को स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया। हाँ, उसने कूटनीतिक रूप से अपने एक मैसेंजर को, जिसका नाम कर्नल पटिंजर था, उसको सिंध में भेजा। कर्नल पटिंजर सिंध के अमीरों के पास पहुंच करके उनको यह रंजीत सिंह के बढ़ती हुई शक्ति और रंजीत सिंह के इरादों से वाकिफ कराया कि रंजीत सिंह का इरादा सिंध विजय करने का है और इस सिंध विजय के पश्चात वह सिंध का नामो निशान मिटा देता। अतः दोनों शक्तियां एक दूसरे पर भरोसा करेंगी, यानी कि अंग्रेज और सिंध एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, किसी प्रकार का वैमनस्य न रखेंगे। एक संधि की गई इस तरह की जो 1832 ईस्वी में हुई और एक दूसरे पर अधिकार नहीं करने का प्रयास करेंगी, ऐसा भी संधि में प्रस्ताव रखा। ब्रिटिश सरकार ने एक प्रार्थना किया कि सिंध को, प्रदेश को अंग्रेजों के लिए जल और स्थल दोनों मार्ग खोल दिया जाए, जिसका सदुपयोग सिर्फ वाणिज्य और व्यापार के लिए किया जाएगा। किसी भी प्रकार की सेना नहीं उस रास्ते से जाएगी और न किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र उस रास्ते से जाएंगे। और इस संधि को 1832 में एक मुहर लगाएगी, लेकिन यह एक संधि नहीं थी, यह आने वाले भविष्य के लिए खतरा था। यह वह था, एक बहती हुई नाव के बीच में एक सुई की धागे की तरह या सुई के नोक की तरह एक सुराख थी, जो कालांतर में सिंध को ले डूबा। आज इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।